नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवंशी आप सबका इस महत्वपूर्ण सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। आपके सिलेबस के इंडियन जीएस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण खंड भारत का संविधान, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक है, लोकसभा और साथ में हम लोग राज्यसभा को भी इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। यकीन मानिए, यदि लोकसभा से क्वेश्चन उठाता है, जिसकी संभावना पूरी बनी हुई है, इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगी। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, एक एक चीज़ ध्यान से सुनना। 3 अप्रैल 1952, 13 मई 1953, 23 अगस्त 1954। जो सही आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952। लेकिन 13 मई 1953 ये भी आपको याद रखना है, इस दिन जो है प्रथम सत्र आयोजित होता है। तो आपको बोले प्रथम सत्र राज्यसभा का कब आयोजित हुआ है, ठीक है। तो 13 मई 1953 को हुआ था। 23 अगस्त 1954 भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जब राज्य परिषद का नाम राज्यसभा किया गया। तो पहले राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था, इसका नाम, ठीक है, आपको याद रखना है। 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राज्यसभा का गठन, आपको याद रखना। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, इसमें सभी अनुच्छेदों को मैं बताऊंगा और सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के संबंधित में अगर विशेष इसके हम लोग अभिभाषण को देखें, इससे संबंधित अभिभाषण रहेगा 87 वाला। राष्ट्रपति वाला जब चैप्टर करेंगे उसमें और अच्छे से बताऊंगा। 85 को आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद सत्र का आहूत करना, ठीक है, और संसद सत्र का सत्रावसान करना, मतलब सत्र को समाप्त करना। ये लोकसभा के भंग से संबंधित भी है। तो इतनी चीज़ें आपके 85 के लिए हो गया। 89 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें राज्यसभा के, याद रखना, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बस आप ध्यान से सुनते जाना। लास्ट में मैं इसके लिए क्वेश्चन रखूँ, वहाँ पे आपको अच्छे से परफॉर्मेंस करना है, ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति उपसभापति बोले तो 89 आपको याद रखना है। 93 के बारे में पहले भी मैं कई बार इसको जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष बोले आपको, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है, इनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो 93 में मिलता है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, ओम बिरला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्यों का शपथ एवं प्रतिज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये 99 के तहत होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 99। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। 108 आपको याद रखना है, संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान आपको बोले अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, क्या बोलोगे, 108। किनके द्वारा बुलाया जाता है, याद रखना, ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष यदि उपस्थित नहीं है, उपाध्यक्ष करेंगे। यदि दोनों उपस्थित नहीं है, ये भी मैंने क्वेश्चन पहले बताया था, तो राज्यसभा का उपसभापति करते हैं, न कि राज्यसभा का सभापति। ध्यान से सुनना। और 110 को भी आपको याद रखना है, ये धन विधेयक से संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद आपको पूछे तो 110 है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, थोड़ा स्पीड भी करने की कोशिश करेंगे ताकि उलझे ना, एक ही क्वेश्चन में बार बार ज़्यादा समय ना जाए। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत प्रणाली से होती है। राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति के समान सेम होता है। लेकिन इसमें राष्ट्रपति में पहले क्या होता था, गुप्त मतदान होता है। लेकिन राज्यसभा में आपको याद रखना है, इसमें ओपन मतदान होता है, खुला मतदान होता है। इसकी मतदान अप्रत्यक्ष होती है, ठीक है, मतलब इसकी इलेक्शन जो है अप्रत्यक्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों सही है, इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, आपके तीसरा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलो, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसमें बहुत फंसते हैं विद्यार्थी, अच्छे से देखना। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, आपको याद रखना है। राज्यसभा के, आपको याद रखना है, सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको जो है, ठीक है, 6 वर्ष टिक नहीं करना है, इनमें से कोई नहीं है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, मैंने कहा उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। आगे मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली भी चीज़ है, यही मैं बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बाद में दिक्कत ना हो। यदि आपको बोले राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने साल का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, जो कि पदेन सभापति होता है। अब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल, इसलिए राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल आपको पूछे तो 5 साल करनी है। और उपसभापति आपको पता होना चाहिए, सभापति मैंने बता दिया। अब राज्यसभा की उपसभापति कौन होता है, वो होता है राज्यसभा के सदस्यों में से चुन लिया जाता है, इसलिए उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ठीक है, वो भंग नहीं होता है भाई, शुरू से जब से गठित है तब से चल रही है वो, ठीक है, समझ में आपको आ गया है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, निम्न में से कौन सी तीसरी अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण नहीं करता? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी है आपको याद रखना, इसमें कौन सी लिखा गया है, कौन लिखना, ठीक है, कौन सी हो गया है। निम्न में से कौन तीसरी अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण नहीं करता? राज्यसभा सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, सभी मंत्रियां, राष्ट्रपति। इसका सही आंसर राष्ट्रपति होगा। पहले भी मैंने कहा था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपका हो जाएगा राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, फिर कह रहा हूँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये तीनों तीसरी अनुसूची के तहत इनका शपथ नहीं होता है। इसके बाद आप जितने भी मंत्री देखते हो, ठीक है, उस सभी की जो शपथ है वो, ठीक है, तीसरी अनुसूची के तहत होता है। मैंने अनुच्छेद कहा ना, अनुच्छेद नहीं कहा है ना, तीसरी अनुसूची याद रखना, तीसरी अनुसूची के तहत होता है। किनको छोड़ के? राष्ट्रपति को छोड़ के, राज्यपाल को छोड़ के, उपराष्ट्रपति को छोड़ के। एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों का, है ना, सेवानिवृत्ति होती है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 और 52। इसमें डेट याद रखना, ये तो पहला चीज़ है। इसमें डेट आप याद रख सकते हो यदि आप याद रखना चाहो। 25 अक्टूबर से, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, 25 अक्टूबर 1951 मैंने कहा है इसमें, ठीक। उसके बाद 21 फरवरी आपको याद रखना है, 21 फरवरी 1952, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा का गठन आपको पूछे, यहीं मैं बताता हूँ, सभी इंपॉर्टेंट है ना। प्रथम लोकसभा का गठन आपको बोले तो 17 अप्रैल 1952 आपको याद रखना है। क्या? 17 अप्रैल 1952 आपको याद रखना है। प्रथम सत्र यदि आपको पूछता तो 13 मई 1952 याद रखना है। छत्तीसगढ़ में कुल आरक्षित लोकसभा सीट कितनी है? इसको हम लोग जल्दी करते हैं, कोई टाइम पास नहीं करेंगे। आरक्षित सीट अपने पास 5 है, ठीक है। इनमें से मैंने कहा था 4 ST है और 1 SC है। ये छत्तीसगढ़ की स्थिति है। टोटल 11 सीट अपने पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की जो मनोनयन होता है, इसको मैंने पहले भी बताया, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। एक फैक्ट और बताता हूँ आपको, ST SC का जो आरक्षण है वो आर्टिकल नंबर 330 में है लोकसभा में, ध्यान से सुनना। अब ST SC के आरक्षण को, ठीक है, जब शुरू में हुआ, जब सबसे पहले शुरू में हुआ तो संविधान संशोधन करने के लिए 10 साल के लिए बढ़ाया जाता था, ठीक है, और ऐसे करते हुए 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता था। तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इस बार क्या किया गया, ST SC के आरक्षण को, ध्यान से सुनना, 2030 तक के लिए बढ़ाया गया कि 2030 तक भैया ST SC का आरक्षण, ठीक है, लोकसभा में रहेगी, ये किया गया। लेकिन 104वां संविधान संशोधन से एक चीज़ और किया गया जो आप अभी देख रहे हो, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, ठीक है, इसके जो मनोनयन होता था राष्ट्रपति के द्वारा 331 अनुच्छेद के तहत होता है। ये जितना चीज़ बता रहा हूँ उसको याद भले मत रखना, कंफ्यूज हो जाओगे। जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना। जैसे 331 को आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, उसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, जो मैंने बता दिया, छोड़ो। 104वां संविधान संशोधन याद होनी चाहिए। इसके द्वारा AI मतलब एंग्लो इंडियन मैं उसको बोलता हूँ, ठीक है, इसकी जो मनोनयन है उसको समाप्त किया गया और ST SC के जो रिजर्वेशन है उसको 2030 तक के लिए बढ़ाया गया। क्लियर बात है। नेक्स्ट चलो, वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस संविधान मतलब किस अनुच्छेद में है? 326 आपको याद रखना, इधर उधर याद मत रखो। 326 में वयस्क मताधिकार, इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल है, 18 वर्ष है, वो मतदान करने जा सकता है। लेकिन यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन आपको याद रखना ही है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है 61वां संविधान संशोधन? इसके पहले मतदान की उम्र 21 वर्ष थी, उसको घटा के 18 वर्ष किया गया है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? एक क्वेश्चन बनता है। तो 61वां संविधान संशोधन आपको याद में रखना है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। यदि आपकी क्षमता हो तो एक चीज़ और बताता हूँ। 84वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा, इसके जो सीट है, और विधानसभा भी, इसके जो सीट अभी देखते हो, ठीक है, जितने भी है जो देखते हो, इसको 2026 तक के लिए यथावत किया गया है, ठीक, मतलब उतने ही रहेगा 2026 तक के लिए, ठीक है। इसको याद भले मत रखना, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें। किस वर्ष को आधार वर्ष बनाकर जनसंख्या के आधार पर सभी राज्यों की लोकसभा सीटों का निर्धारण किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जनसंख्या के आधार पर आपको, है ना, सीट मिलती है।
तो 1971 आपको याद रखना है, जनसंख्या का आधार वर्ष बोले, फिर कह रहा हूँ जनसंख्या का आधार वर्ष बोले, जनसंख्या का आधार वर्ष बोले 1971 आपको याद रखनी है। और आपको परिसीमन का आधार वर्ष बोले तो वो 2001 हो जाता है। परिसीमन क्या होता है? सीटों की संख्या में वृद्धि किए बिना, सीट की संख्या में कोई भी वृद्धि नहीं होगी, बल्कि उसकी निर्वाचन क्षेत्र की परिसीमा में परिवर्तन करना। तो सीटों की संख्या में वृद्धि किए बिना उसके निर्वाचन क्षेत्र की परिसीमा में, ठीक है, परिवर्तन करना, इसको कहा जाता है परिसीमन। इसके लिए आधार वर्ष होता है 2001। याद रहेगा, दोनों वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लेना। कि संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से जो है आपके कितना किया गया? 18। इसको मैंने आपको बताया था 61वां संविधान संशोधन है। लोकसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यदि भंग नहीं होता है लोकसभा, आपको अच्छे से देखना है, यदि भंग नहीं होता लोकसभा तो इसके कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष। क्योंकि आपको पता है बहुमत खो दी सरकार तो बीच में भंग हो सकता है। तो मैंने कहा यदि भंग नहीं होगा तो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है यदि आपातकाल हो, ठीक है, इस समय क्या 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? तो आपको याद रखना है एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल इसमें बढ़ाया जाता है। ठीक, यहीं मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जब भंग वाली बात आएगी, ये पहले भी मैंने बताया था, 85 जो आर्टिकल है ये लोकसभा के भंग से संबंधित है। एक बार लोकसभा कार्यकाल को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 साल किया गया था। ये याद मत रखो, मैं फिर कह रहा हूँ, आपके बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बस आपको याद रखना है आपातकाल रहे तो 1 वर्ष के लिए, है ना, 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। 1 वर्ष में एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। 85 आप याद रख सकते हो, जिसमें आपको ठीक है उसके भंग से संबंधित है। सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। जल्दी चलते हैं हम लोग। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? ये शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति की जाती है इसलिए की जाती है ताकि वो, आपको याद रखना है, नवनिर्वाचित सांसदों को क्या कर सके? शपथ दिला सके, और जो लोकसभा के लिए अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति में अहम भूमिका निभा सके। तो शपथ दिलाता है पहली चीज़। दूसरा, लोकसभा के जो आपके अध्यक्ष है ना, उसको चयन करने में सहयोग करता है। ये दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या लोकसभा अध्यक्ष है इसकी शपथ कोई दिलाता है? नहीं दिलाता। लोकसभा अध्यक्ष होता है, इसकी अलग से शपथ नहीं होता इस पोस्ट के लिए, क्योंकि ये सांसद की तरह ही शपथ ले चुका होता है। तो प्रोटेम स्पीकर उसको सांसद की तरह शपथ दिला चुके होते हैं, ठीक है। जब अध्यक्ष बनता है तो उसको अध्यक्ष की पद की शपथ नहीं दिलाया जाता। ये चीज़ आपको याद रहेगी। तो आई थिंक कि आपको, है ना, इसको आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं पूछूं, 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन है? इसको मैंने आपको पहले भी बताया था, बी मेहताब। इस बार याद रखना, वीरेंद्र कुमार इस 17वीं लोकसभा में थे, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? संचित निधि से व्यय के लिए होता है, उसमें पैसा डालना निकालना होता है। एक आधार तो ये होता है। दूसरा आधार क्या होता है? करारोपण से आधार होता है। कराधान लगाना, कराधान नहीं लगाना, लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, वसूल रहे हो, कितना लगा रहे हो, ये सभी के लिए विधेयक होता है। यार पीछे थोड़ा नॉइस, कुछ बेचने वाला आके है, ठीक है, थोड़ा सा। तो जो मैंने आधार बताया उस आधार पर लिया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। लेकिन वो आधार होने के बावजूद तब तक नहीं माना जाता जब तक लोकसभा अध्यक्ष उसको प्रमाणित ना करे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है। मैं आपको पूछूं कि निम्न में से कौन सा कार्य लोकसभा अध्यक्ष नहीं करता? कार्य को यहीं पे देख लो आप। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय ये काम तो वो करता है। दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता संबंधी निर्णय, ये भी ये करते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, ये भी करते हैं। ये नहीं करते, आपको मैंने अभी बताया था 108 ठीक अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ठीक संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। एक क्वेश्चन इधर मैंने रखा है, दल बदल निषेध से संबंधित अनुसूची, बहुत पूछा जाता है। ये 10वीं अनुसूची आपको याद रखना है। 10वीं अनुसूची ये दल बदल निषेध से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है। इस संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। ये चीज़ हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य की आप बात कर रहे थे। यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष कार्य मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू बताया। एक और याद रखना है, लोक लेखा समिति, ये लास्ट में आएगा ना, ध्यान से सुनना। लास्ट में इसका मैंने टेस्ट रखा है, आपको देने पड़ेंगे भाई, ठीक। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, इसकी चुनाव करता है ये जो आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। संयुक्त अधिवेशन मैंने कहा है 108 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? बताओ, अभी मैंने आपको बताया था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के लिए कोई भी शपथ नहीं होता। यार पीछे कंसिडर कर दिए को, ठीक है। ये सामान्य सांसद की तरह शपथ लेता है, ठीक बात है।
दल बदल कानून, एक चीज़ और याद रखना, दल बदल कानून को तो यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो पूछ सकता है स्टेटमेंट में, क्योंकि पढ़ाने जाऊँ तो बहुत बड़ा चीज़ है यार, कभी लेक्चर लूँ तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। दल बदल कानून लोकसभा अध्यक्ष पर लागू नहीं होता, वो चाहे तो अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग सकते हैं। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। लोकसभा का चुनाव खालिस्तान होता है, प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त मतदान की तरह होता है, या फिर आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होता है, ठीक है। तो लोकसभा का चुनाव जो है आपको याद रखना है, प्रत्यक्ष होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के लिए होता है, गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष नहीं होता। तो आपको 1, 3 और 4 आपको याद रखना है, मतलब ए, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका जी सी और डी, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान सत्र के अंतिम बैठक, ये भी इंपॉर्टेंट है, जान लो, और अगले सत्र के प्रथम बैठक, एक सत्र हुआ अगला सत्र हुआ, दोनों के बीच में अंतराल कितनी होती है ये आपको याद रखना है। तो इसके बीच में अंतर जो होता है वो 6 माह का होता है। इस प्रकार हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक साल में, ठीक है, 2 बैठक तो अनिवार्य रूप से होती होगी। तो एक साल में 2 बैठक अनिवार्य रूप से होती है, क्योंकि 6 माह का गैप है। लेकिन सामान्यतः आपको याद रखना है 3 बैठक, मतलब बैठक मैंने बोल दिया, सत्र आपको याद रखना है, ठीक है। सत्र और बैठक में भी अंतर है, और सत्र हो तो इसके अंतर्गत बहुत सारे बैठकें होती हैं। तो 3 सत्र होती है, मैंने बैठक बोल दिया था जी, देखो हालांकि बैठक ही होते हैं, ठीक है, लेकिन सत्र में डिवाइड है। एक साल में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। इसके पहले मैंने कहा था 2 सत्र अनिवार्य रूप से होते हैं, 3 सत्र लेकिन सामान्यतः होते हैं। तीनों सत्र के नाम आपको याद होने चाहिए, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र सबसे लंबा होता है। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई। अब आपको 6 माह का गैप, इसको भी आपको याद रखना है, 2 सत्र के बीच में 6 माह का गैप नहीं होनी चाहिए, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलता हूँ। असत्य कथन की पहचान करें। साधारण विधेयक लोकसभा, राज्यसभा कहीं भी प्रस्तुत हो सकती है। अब एक एक चीज़ को मैं क्वेश्चन बनाने से अच्छा है एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपको उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ को दे दूँ, ठीक है। तो साधारण विधेयक आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपको याद होनी चाहिए, ये कहीं भी पेश हो सकती है। साधारण विधेयक में संयुक्त अधिवेशन हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन हो सकती है, ये गलत है, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकती है। ये तीनों चारों फैक्ट बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। अब इसके अतिरिक्त इसमें एड ऑन करता हूँ कुछ अच्छे से देखना। पहली चीज़ तो भैया, जो साधारण विधेयक होती है ये 2 प्रकार से आपके पास सामने आती है, एक सरकारी विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक। याद मत रखना, चल जाएगा। सरकारी विधेयक वो होता है जो मंत्री पेश करता है, गैर सरकारी मतलब मंत्री के अलावा जो संसद के जो भी सदस्य होते हैं, विपक्ष रहे चाहे पक्ष रहे, उसको गैर सरकारी कहा जाता है। जो साधारण विधेयक, इसमें संयुक्त अधिवेशन हो सकते हैं। दूसरा धन विधेयक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ, धन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक के लिए, जैसा कि आप कराधान के लिए आप देखेंगे संचित निधि, मैंने बताया आधार होता है कि वो धन विधेयक है या नहीं, लेकिन तब तक हम लोग नहीं मानते धन विधेयक जब तक कि लोकसभा का अध्यक्ष, क्या किसका अध्यक्ष कहा मैंने, लोकसभा का अध्यक्ष इसको प्रमाणित ना करे कि ये धन विधेयक है या नहीं है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। इसमें राज्यसभा की जो शक्ति है वो बहुत कम होती है, ये सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होती है। ये जो है राष्ट्रपति, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी लगती है, मतलब इसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति से पहले अनुमति भी चाहिए। अब जब राष्ट्रपति भाई अनुमति दे ही दिए हैं पेश करने के लिए, तो सिग्नेचर भी कर देंगे। तो इसलिए राष्ट्रपति के पास इसको पुनर्विचार के लिए शक्ति नहीं होती। यदि आप ध्यान से सुन रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो पुनर्विचार के लिए वो नहीं लौटा सकते हैं। समझ तो पा रहे हो ना जी, ठीक है। बोर्ड रहने से बहुत अच्छे से और समझाता है यार, ठीक। अब मैं कहाँ पे था, ये जो आपके प्रमाणी है ना, प्रमाणित जो करता है लोकसभा अध्यक्ष, तभी हम लोग इसको मानते हैं। राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब राज्यसभा की शक्ति क्या होती है, राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक सकता है। जब लोकसभा से पारित होगा तो राज्यसभा इसको सिर्फ 14 दिन तक रोक सकता है, और यहाँ तक कि उसकी शक्ति नहीं होती कि इसमें संशोधन कर पाए। समझ पा रहे हैं, राज्यसभा यदि 14 दिन तक रोक के रखता है, यदि वो पारित नहीं करता तो इसको स्वयं ही पारित मान लिया जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने थोड़ा टाइम ले लिया, लेकिन आपके बहुत काम की चीज़ें हैं ये सब चीज़, ठीक है। किसी धन विधेयक के सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास कौन सा विकल्प नहीं होता है, ये क्वेश्चन को मैंने रख ही दिया है। स्वीकृति देने का, स्वीकृति को रोकने का, विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेजने का, तो ये उसके पास विकल्प नहीं होता। और स्वीकृति देने का विकल्प उनके पास होता है, क्योंकि उनकी अनुमति से आया है। सामान्यतः स्वीकृति दे ही देता है वो, ठीक है। विधेयक को रोक के रख सकता है इसमें, ठीक, लेकिन याद रखना पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता, क्योंकि खुद ही बोले हैं भाई कि लाओ चीज़ को। संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद आपको याद रखना है, ये 368 होता है। 368 इस संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है। इसके लिए भाग भी आपको पूछा जा सकता है कभी कभी, तो ये भाग 20 से संबंधित
है। ठीक बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने वित्त विधेयक को छोड़ा है, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार बस एमपी फैक्ट जान लो, यहाँ पे हम लोग क्लास नहीं कर रहे हैं। वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन हो सकती है। आपको बोले वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन हो सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। वित्त अधिवेशक है ना, विधेयक में संयुक्त अधिवेशन हो सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये लोकसभा में प्रस्तुत होती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत होती है। राज्यसभा में भी इसमें लोकसभा के समान ताकतवर होता है। अब दो डिफरेंस आपके पास आ गया। एक, धन विधेयक आएगा, राज्यसभा के पास उतनी ताकत नहीं होती, 14 दिन तक रोक सकता है, फिर पारित हो जाता है। इसमें राज्यसभा के पास भी ताकत होता है भाई, ये संशोधन इसमें कर सकती है, इसको आपको ध्यान में रखना। तो ये वित्त विधेयक हो गया। और इस प्रकार एक चीज़ और मैं लाइन बता देता हूँ क्यों होता है, तो खैर है ना, टाइम उसके लिए है नहीं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, क्योंकि वित्त विधेयक के दो पॉइंट होते हैं, एक वित्त विधेयक 1, एक वित्त विधेयक 2। जो 1 होता है उसमें जो धन विधेयक संबंधित प्रावधान होते हैं वो आते हैं, इसलिए सभी जो धन विधेयक है वो वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, संविधान संशोधन विधेयक हेतु आवश्यक है। अब संविधान संशोधन के लिए हमें क्या आवश्यकता है, इसको एक लाइन में देख लेना। ठीक, मैं सीधा आता हूँ। विशेष बहुमत चाहिए, आधे से प्लस अधिक राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, ये इसके लिए आवश्यक होते हैं। बाकी सब कुछ आप भूल जाओ। ठीक, इस क्वेश्चन के लिए देखना, इसके लिए आवश्यक क्यों भाई, आप संविधान में संशोधन कर रहे हो तो विशेष बहुमत चाहिए ना आपको, आधे प्लस राज्यों की सहमति भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई संविधान जनता की संविधान है वो। ठीक, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? सबसे पहले लाया गया था 1963 में। मैं ना क्वेश्चन को इस प्रकार से सेट किया हूँ ताकि वो टॉपिक में कवर करते जाऊँ एक्सप्लेन के थ्रू, याद रखना। 1963 में लाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू सरकार इनके विरुद्ध लाया जाता है, जेबी कृपलानी के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, जेबी कृपलानी जी के द्वारा लाया जाता है। इसका मतलब यह है कि अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, सरकार के खिलाफ लाया जाता है, मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। पहली बार हुआ था 1963 में, जवाहरलाल नेहरू जी सरकार थे, ठीक है ना, इनकी मंत्रिपरिषद के है ना खिलाफ लाया गया था। जेबी कृपलानी जो कि विपक्ष की तरफ से रहे होंगे उस टाइम पे, इनके द्वारा लाया गया था। सही बात है। अब भैया आपके पास आता है रैपिड फायर सेशन। ठीक है, अब आपको फटाफट की तरह से देना है, और जनरली वही क्वेश्चंस हैं जो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बना के गुमराह किए जाते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन बनाने में विश्वास नहीं करता, ऐसे क्वेश्चन बनाता हूँ जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझ आए। छोटे छोटे क्वेश्चन को आप, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन को आप टाइम वेस्ट ना करो। लेकिन मैंने इस बार इसलिए बनाया क्योंकि एक्सप्लेन किया है, तो आप उस तरीके से भी इसको देख सकते हो, तो एकदम रैपिड फायर चलेगा। ये सब चीज़ को मैं ऐसे एक एक पेज में बताने की कोशिश में ज़्यादा रहता हूँ, इसलिए कम टाइम में बहुत कुछ देखे जाता हूँ, लेकिन इसको बहुत रैपिडली आपके लिए मैं लाया हूँ क्योंकि इसको मैंने समझाया है। लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद जल्दी आ जाओ भाई, 93 है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? अभी मैंने कहा है 108 के द्वारा बुलाया जाता है, और उसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ? 13 अप्रैल 1953 को हुआ है, 13 मई 1953 को हुआ है, 13 अगस्त 1953 को हुआ है। तो प्रथम सत्र आपको याद रखना है, ठीक है, 13 मई 1953, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव खालिस्तान होता है, प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, दोनों होता है? दोनों कैसे होगा जी? अप्रत्यक्ष होता है, इसको मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति की तरह होता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने कुछ डिफरेंस किया था। राज्यसभा से हर दूसरे वर्ष कितने सदस्यों की सेवानिवृत्त होती है? बताओ भाई, इसको भी मैंने बताया था, 1/3 मेंबर है ना, उनको जो है वो कर दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 साल आपको याद रखना है, इसलिए इसे वरिष्ठों का सदन कहा जाता है। लोकसभा के लिए 25 साल आपको याद रखना है, इसलिए लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा उपसभापति का कार्यकाल कितनी होती है? बताओ भाई, ये होता है 6 साल। सभापति को बोले तो 5 साल होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, इसको भी आपको ध्यान में रखनी है। उप राष्ट्रपति क्योंकि यहाँ के सभापति होते हैं। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, 17 मार्च 1952 को हुआ था, ठीक है, या फिर 17 जून। याद रखना, पहला ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा सीट कितनी है? इसको मैंने आपको बताया था बीच में एक्सप्लेन करते हुए। 5 अपने पास रिजर्व हैं, 4 ST 1 SC। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में ST SC के आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया? ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 104 ही आपको याद रखना है। 2 प्रकार से इसको याद रखना है। एक, 104 से किया गया, पढ़ लो आप। दूसरा, 104 से एंग्लो इंडियंस, इनके मनोनयन जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था उसको समाप्त किया गया। नेक्स्ट में चलो, लोकसभा के भंग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भंग से संबंधित 85 अनुच्छेद है।
नेक्स्ट में चलो, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कहलाता है। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हम लोग प्रोटेम स्पीकर को जानते हैं, क्योंकि ये प्रोटेम स्पीकर सिर्फ सांसदों को शपथ दिलाने आते हैं। प्रोटेम स्पीकर सिर्फ अध्यक्ष के चुनाव में सहायता करने के लिए आते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी जो सदस्य मतलब पद है वो समाप्त हो जाती है, इसलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। इसकी है ना, इसको जो शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है? इसको मैंने लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य में एक्सप्लेन किया था, याद करो, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान में 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? याद करो भाई, याद करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 52वां, इसका सही आंसर हो जाएगा 52वां। निम्न में से सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है? 3 सत्र अपने पास होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। मैंने कहा था 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा गैप नहीं होता, इस प्रकार है ना। ये बजट सत्र इसका सही आंसर है ना। इस प्रकार एक साल में अनिवार्य रूप से 2 सत्र होते हैं, सामान्यतः 3 सत्र आयोजित होते हैं। लोकसभा अधिवेशन हेतु गणपूर्ति कितनी है? इसको मैंने नहीं बताया, 1 है ना, 10th आपको याद रखना है, 1/10 आपको याद रख लेना है। धन विधेयक में राज्यसभा की शक्ति, ठीक, इसको मैंने रखा है क्योंकि इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, ध्यान से सुने होंगे तो ये मुझे बताएंगे। लोकसभा के समान होती है, लोकसभा से अधिक होती है, लोकसभा से कम होती है। लोकसभा के समान नहीं होती, ठीक है, लोकसभा से अधिक भी नहीं होती, लोकसभा से कम होती है, क्योंकि सिर्फ 14 दिन ये रोक के रख सकता है। यदि 14 दिन के अंतर्गत, ठीक है, वो पारित नहीं करता तो स्वतः पारित मान लिया जाता है, तो उसकी शक्ति कहाँ गई? तो है ना, उसकी शक्ति कम होती है, आपको ध्यान में रखनी है। निम्न में से किस विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकती है? ये क्वेश्चन आपको याद रखना, यदि कन्फ्यूजन हुआ होगा एक्सप्लेन करते समय, ये क्वेश्चन आप देख लो अच्छे से। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये 2 विधेयक को आप रट डालो एकदम से, इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। ये 2 विधेयक आपको याद रखना है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में प्रस्तुत करते हैं, सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, किसी भी सदन में ला सकते हैं? याद रखना है, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये इसका सही आंसर है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना वर्णित है? कितने बार इसको हम लोग बताएंगे? तो ये आपका हो जाएगा 81, ठीक है। राज्यसभा तो नहीं लिखा ना, हाँ 81। आप देखेंगे 79 में इसमें आपको संसद बोले, ये रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अनुच्छेद को मैंने नहीं बताया, ये भी पूछा जाता है। 80 में आपको राज्यसभा याद रखना है और 81 में आपको लोकसभा याद रखना है। तो संसद तो 79, 80, 81 ईजी तो है यार याद करना, ठीक है। संसद, राज्यसभा, आपको लोकसभा, और ये संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। इस प्रकार लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के लिए आप 52 याद रख लो। यहाँ पे मैं आगे आपको बताऊंगा। जो अगला सेशन है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन और आपके पास आने वाली है, जो कि राष्ट्रपति संबंधित है। इसके लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में एटलीस्ट 100 लाइक आने चाहिए, 100 लाइक्स आने चाहिए। 100 लाइक्स आएगा तो भाई मेरे को भी है ना अंदर से मोटिवेट होंगे, यार इतने लोग पढ़ तो रहे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसको आपके लिए टाइपिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता चल रहा है कोई पढ़ नहीं रहा है, तो इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग को ये सेशन अच्छा लगा। तो लाइक करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर राष्ट्रपति की चाहिए वीडियो, ठीक है, तो मैं उसकी वीडियो लेके आपको, ठीक है, ला के दे दूंगा। इसी प्रकार मक्खन की तरह समझेंगे हम लोग, ठीक है, किसकी तरह? मक्खन की तरह। रैपिड फायर सेशन भी इसमें होगी, एक्सप्लेनेशन भी होगी, और बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको दे पाऊंगा। इसको टोटल मिला के देखो 60-70 क्वेश्चन से ज़्यादा हो गए होंगे, 50 क्वेश्चन तो ऐसे दे दिए मैंने, ठीक। तो निम्न में से क्वेश्चन कैसे रहेंगे वहाँ पे देखना। निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वायत्त की शक्ति नहीं है, मुझे बताएंगे। पॉकेट वीडियो का प्रयोग करना, संदेश को भेजना संसद को, क्षमादान की शक्ति, निलंबनकारी वीटो। आप जान के आश्चर्य हो जाएंगे, जो क्षमादान की शक्ति है वो उनके विवेक से नहीं होती। विवेक से मतलब स्वायत्त की शक्ति नहीं होती, विवेक की शक्ति नहीं होती, वो खुद से इसको क्षमादान शक्ति नहीं करते हैं। आश्चर्य हुआ, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जामिनर फंसाता है, इसका सही आंसर ये था। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस सेशन को लाइक करके आप अगली वीडियो पा सकते हो। तो सिर्फ 100 लाइक मैंने टारगेट रखा है, आपके पास राष्ट्रपति के बारे में एक वंडरफुल सेशन आ सकती है। अब इसकी PDF आपको चाहिए, एक है ना, आपका सवाल होता है, तो इसके लिए भी एक ग्रुप मैंने क्रिएट कर रखा है संदीप स्टडी सेंटर के नाम से, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है। डिस्क्रिप्शन में जाके है ना, उसके लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो। इसकी सारी PDF आपको भेज दी जाएगी। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, याद करके जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, ट्रेंडिंग टॉपिक पे सेशन था, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।